हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। आपके अपने चैनल एडुरिवर में आपका स्वागत और अभिनंदन। आप आज इस वीडियो में गुणाकर मूल्य जी के द्वारा रचित निबंध नागरी लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। हमेशा की भांति इस बार भी हम लोग पहले लेखक महोदय के बारे में परिचय ले लेते हैं, उसके बाद पाठ के जो मूल बातें हैं उसे समझेंगे और नोट करेंगे। तो विद्यार्थी यह एक ऐतिहासिक निबंध है जिसमें नागरी लिपि के बारे में बताया गया है, इसके उद्भव, इसके प्रचार प्रसार, इसके बारे में अनेक सारे ऐतिहासिक महत्व, अधिकांश कौन कौन से राजा ने अभिलेख कब लिखवाया, वही नागरी लिपि जिसे हम लोग सामान्यतः देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक महोदय के बारे में। लेखक महोदय यानी गुणाकर मूल्य जी के बारे में। देखिए, इनका जन्म होता है 1935 में, महाराष्ट्र में होता है, एक अमरावती नामक गांव में। और इनका हाल ही फिलहाल में मृत्यु 2009 में हुआ है इनका मृत्यु। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा मराठी भाषा में हुई है। मराठी भाषा में 8वीं तक इन्होंने मराठी भाषा की पढ़ाई करी और अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई की। मराठी भाषा पढ़ने के बावजूद भी अंग्रेजी और हिंदी की भाषा पढ़ाई की। उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद आकर इन्होंने गणित में मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई किया गणित में। और देखिए, इनका अध्ययन क्षेत्र इतना व्यापक रहा है कि कहा जाता है ना, कोई विद्वान किसी एक विषय तक सीमित नहीं रखता अपने आप को, अधिकांश विषयों के बारे में वो नॉलेज अचीव करता है या उस प्रकार के नॉलेज रखता है, हर क्षेत्र का नॉलेज रखता है। तो गुणाकर मूल्य जी देखिए कौन कौन से क्षेत्रों में अपना अध्ययन किया या कौन कौन क्षेत्रों से अपना संबंध रखे। गणित से, खगोल विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से, विज्ञान का इतिहास, इन्होंने विज्ञान के इतिहास के बारे में लिखा। पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र का मतलब जो पुरानी लिपि है, ठीक है, उसके बारे में। और प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति जैसे विचारों पर इन्होंने खूब लिखा। आजकल बहुत ऐसे कम लेखक मिल रहे हैं जो सभ्यता संस्कृति को लेकर इतना बहुत कुछ लिख पा रहे हैं या सभ्यता संस्कृति को लेकर जागृत रहे हैं। और एक ऐसा ये लेखक रहे हैं जो इतिहास से संबंधित बात तो लिखते ही थे, साथ ही साथ सभ्यता संस्कृति को भी लेकर लिखते थे। अब देखिए, इन्होंने 2500 से अधिक लेख लिखा, 3000 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है इनका। 2500 विद्यार्थी, ये थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि कितना ज़्यादा है। 2500 से अधिक लेख लिखा इन्होंने। ये गाय घोड़ा पर लेख नहीं, ये सूर्य पर, नक्षत्र पर, नागरी लिपि पर, जहाँ पर साधारण लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, वैसे क्षेत्रों पर इन्होंने निबंध लिखा। 30 से अधिक इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अगला है प्रमुख कृतियाँ। देखिए, इससे संबंधित एग्जाम में सवाल आते हैं। अक्षरों की कहानी, भारत और संस्कृति, प्राचीन भारत का महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ, सौरमंडल, ब्रह्मांड परिचय, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी और भारतीय इतिहास की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी इत्यादि इन्होंने पुस्तकें लिखी, ठीक है। और एक इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो बहुत फेमस हुआ। पुस्तक का नाम था अक्षर कथा, या कहीं कहीं से अक्षर कहानी के नाम से भी लिखा गया है, कहीं कहीं अक्षर कहानी भी लिखा गया है। अक्षर कथा या अक्षर कहानी अगर आता है तो आप गुणाकर मूल्य का ही पुस्तक समझिएगा। तो अक्षर कथा में इन्होंने संसार के प्राय सभी प्रमुख पांडुलिपियों की विस्तृत जानकारी दी। देखिए, पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है, उस विस्तृत जानकारी दी है। कौन सी किताब में? अक्षर कथा में, ठीक है। नागरी लिपि नामक निबंध गुणाकर मूल्य जी की पुस्तक भारतीय लिपि की कहानियों से लिया गया है। जो जैसे हम सब 10वीं क्लास का जो हिंदी पढ़ रहे हैं अभी, उस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, ठीक है। तो एक तो छोटा सा ये निबंध है, अब जो हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में है, ये एक बहुत बड़ी की पुस्तक से ली गई है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है भारतीय लिपियों की कहानी। विद्यार्थी, यहाँ तक इनका परिचय हुआ। चलिए अब हम लोग इनके जो जो इन्होंने निबंध लिखा है उसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लिपि क्या है। विद्यार्थी, आपको ज्ञात है, जैसे आप क ख ग ABCD आप बोलते आ रहे हैं बचपन से, यस, या कभी ना कभी बचपन में आपने सीखा होगा, तभी तो यहाँ तक पहुँचा है। तो आप इस प्रकार से क लिखते हैं, तो क को आप बोली मान सकते हैं, क बोली ही है।
अब बोली को जब आप अक्षरों या संकेतों से व्यक्त करते हैं, यही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो अभी ये आप जो ये क ख ग देख रहे हैं, या इसमें जो लिखा गया हिंदी की विविध बोलियाँ, ये जिस लिपि में लिखी गई है उस लिपि का नाम देवनागरी है। क्या नाम है? देवनागरी। कब इसका नाम देवनागरी रहा, नंदी नागरी रहा, कब कब इसके नाम में क्या कैसे परिवर्तन आए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे गुणाकर मूल्य के माध्यम से। तो आप एक और बात जान लीजिए, प्राचीन काल में जो पढ़ने की व्यवस्था होती थी अधिकांश मौखिक रूप में होती थी। ऐसा नहीं था कि लोगों के पास उस समय पांडुलिपियाँ नहीं थी या कोई पुस्तक जैसा कुछ चीज़ नहीं था, लेकिन बहुत कम लोगों के पास था। तो हुआ क्या, तो कोई जिसको जैसा मन करता था वैसा क या कुछ भी लिख देता था। स्थिरता कम थी, ऐसा नहीं था कुछ भी लिख देता, माने स्थिरता कम थी, अक्षरों में ज़्यादा बदलाव देखे जाते थे, असमानता देखी जाती थी। लेकिन जब से टाइपराइटर का विकास हुआ या उसका निर्माण हुआ, तब से देवनागरी या नागरी लिपि के अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। सब कोई एक जैसा लिखने का प्रयास करने लगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब से आई, तो आप बता सकते हैं कि जब टाइपराइटर नामक मशीन बना तब स्थिरता आ गई। ठीक है, अब चलिए पाठ का जो मुख्य बिंदु है उसे हम लोग समझते हैं। हिंदी की जितनी सारी बोलियाँ हैं, ठीक है, वो सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अधिकांश बोलियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप भोजपुरी, मगही, अंगिका, इतने सारे देख सकते हैं। देखिए, अब बगल का अपना नेपाल की नेपाली, खसकुरा एवं नेवाड़ी भी भाषाएं किस में लिखी जाती है? आपका देवनागरी में ही लिखी जाती है। विद्यार्थी ये पढ़ लेने के बाद मैं ये इसे बारी बारी से जो बता रहा हूँ, इसे अगर आप पढ़ लेते हैं या एक दो बार देख लेते हैं तो इसे कोई भी सवाल आता है आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, मराठी भाषा भी किस में लिखी गई है? देवनागरी में ही लिखी गई है। सॉरी, मराठी भाषा की जो लिपि है देवनागरी है। मराठी भाषा में एक और अक्षर जो थोड़ा अलग होता है, ऐसे होता है, ऐसे देखिए, ये यही एक अलग है, नहीं तो अधिकांश देवनागरी लिपि जैसा ही मिलता है। और एक और बात ध्यान में रखिए कि संसार में कहीं भी अगर संस्कृत की पुस्तकें छप रही है तो देवनागरी लिपि में ही छपती है। गुणाकर मूल्य के माध्यम से हम जानते हैं। अगला है जो बांग्ला है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य। इसके माध्यम से गुणाकर मूल्य क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? आप तो केवल पढ़ लिए हैं, इसके माध्यम से क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? इसके माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं मूल्य साहब कि जो बांग्ला की लिपि है वो कहीं ना कहीं देवनागरी से मिलती जुलती आई है या कभी ना कभी मिली ही है, इसलिए पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। अगला देखिए, दक्षिण भारत में नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं नंदी नागरी के नाम से? नागरी लिपि को। दक्षिण भारत मतलब केरला वगैरह, जो केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं वहाँ पर नागरी लिपि को किस नाम से जानते हैं विद्यार्थी? नंदी नागरी से। ठीक है, अब देखो, ये सब दक्षिण भारत के कुछ राजाओं का नाम है, जैसे कोंकण के शिलाहारों, मानेखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में मिले। देखिए, इसके माध्यम से गुणाकर मूल्य बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उस जमाने में जितने सारे राजा महाराजा थे सबके अधिकांश लेख किस में मिले हैं? नंदी नागरी में मिले हैं। नंदी नागरी मतलब नागरी या देवनागरी में मिले हैं। ठीक है, इसे ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बहुत पुरानी लिपि है। ठीक है, इसका महत्व बहुत पहले से था। अगले देखिए, 12वीं सदी के केरल के शासकों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में मिले। देखो, इसका मतलब क्या है? 12वीं शताब्दी में जो केरल के शासक थे ना, वो अपने सिक्कों पर, यहाँ पर ये स्पष्ट है, यहाँ के सिक्कों पर क्या लिखवाया? वीर केरलस्य लिखवाया। ठीक है, आप यहाँ सिक्का या कोई कह सकते हैं अभिलेख वगैरह पर भी इस प्रकार के शब्द, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं आप लिखकर। कहाँ के शासक थे? केरल के। अगला देखिए, वर्गुन का पालियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में भी लिखा गया है। जो वर्गुन का ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र मतलब तांबे के पत्र पर कोई राजा संदेश वगैरह खुजवाते थे, तो वर्गुन का जो पालियम ताम्रपत्र है वो भी किस में लिखा गया है? लिपि, नागरी लिपि में लिखा गया। विद्यार्थी, ये लिपि केवल नागरी लिपि भारत तक ही सीमित नहीं रहा। श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु ने भी नागरी लिपि में सिक्के चलवाया। नागरी लिपि में सिक्के चलाने से मतलब क्या है? कुछ सिक्के पर नागरी लिपि जैसे अक्षर लिखे जाते थे। ठीक है, आइए ध्यान में रखना कि ये जो वीर केरलस्य है सिक्का पर लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? सिक्का पर।
आगे देखिए विद्यार्थी, उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। देखिए इसके नाम को लेकर तो बहुत सारा विवाद है कि आखिर में इसे नागरी देवनागरी कैसे हुआ, लेकिन उत्तर भारत जैसे अपना बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, अधिकांश ये सब राज्यों में, उस समय तो उत्तर भारत ही का है, इस समय तो राज्य तो था नहीं, ये जो अभी वर्तमान राज्य वो राज्य नहीं था। उत्तर भारत में नागरी लिपि को किस नाम से जानते हैं? देवनागरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग कारण हैं। अगला है 9वीं ईसा की 8वीं 9वीं सदी से पूरे देश में प्रचलन, उस समय एक सार्वदेशिक लिपि थी। देखिए ईसा की 8वीं 9वीं सदी में ना पूरा देश में कौन लिपि चलती थी उस समय? उस समय चलती थी आपका देवनागरी लिपि। इसलिए ये क्या थी उस जमाने में? सार्वदेशिक लिपि थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नागरी लिपि सार्वदेशिक लिपि कब थी? तो ईसा की 8वीं 9वीं सदी में। ठीक है, एक और सिद्धम लिपि का नाम आता है विद्यार्थी। कौन सा लिपि का? सिद्धम लिपि के अक्षरों को छोटी आरी लकीरें या छोटे ठोस तीन कोने में हैं। देखिए इसके माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आरी छोटी तीन कोने की बात हो रही है, यह देवनागरी में भी मिलती है। मतलब सिद्धम लिपि भी कहीं ना कहीं देवनागरी से संबंध रखती है। नामकरण को लेकर विवाद है। किसको नामकरण लेकर? इस लिपि का नाम, कि देवनागरी है कि नागरी है कि नंदी नागरी है, इसको लेकर विवाद है। अलग अलग विद्वान इसका अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन गुणाकर मूल्य ने ये बोल रहे हैं कि हमको नाम को लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है कि आखिर में इसका नामकरण कब कब क्या हुआ। फिर भी ये 2-3 कारण देते हैं विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट बात है, नामकरण को लेकर गुणाकर मूल्य कोई स्पष्ट राय नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके बारे में 2-3 एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थी, आपको मालूम है कि भारत पर बहुत सारे आक्रमण होते आए हैं, ये जानकारी है आपको। तो यहाँ पर इस्लामिक आक्रमण हुआ, हुन हुआ, कन, बहुत सारे आक्रमण हुए। तो इस्लामी शासक महमूद गजनवी वो क्या किया था? जो भारत पर आक्रमण किया था, यहाँ पर जब शासक बना तो विद्यार्थी ये सिक्के ढलवाया था। और सिक्के कहाँ डाला? तो लाहौर के टकसाल में चांदी के सिक्के पर नागरी लिपि में शब्द लिखा है। कौन सी लिपि में? नागरी। उन्होंने एक तरफ कूफी लिपि में कलमा और दूसरी तरफ अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नृपति महमूद किसमें लिखवाया? नागरी लिपि में लिखवाया। कब? 1028 ईस्वी में। कौन लिखवाया? महमूद गजनवी लिखवाया। अब देखिए महमूद गजनवी के बाद कौन कौन शासक हुए विद्यार्थी, जरा समझें। मोहम्मद गुरी हुआ, अलाउद्दीन खिलजी हुआ, शेहसार आदि भी नागरी लिपि में लेख लिखवाया। ये वाला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने सिक्कों पर क्या लिखवाया था? राम सिया लिखवाया था। क्या लिखवाया था? राम सिया। राम सीता का चित्र भी बनवाया था अकबर। विद्यार्थी एक और बात आप समझ लीजिए, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये सब क्या, ये सब इतिहास में क्या आपको मिल रहा है? ये गुणाकर मूल्य क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? तो यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नागरी लिपि इतना महत्वपूर्ण थी कि कोई भी शासक वगैरह आए तो इसके महत्व को समझते हुए इसको अपनाया, क्योंकि एक वैज्ञानिक लिपि है ये। कोई भी शासक वगैरह अपना अधिकांश लेख देवनागरी लिपि में ही लिखवाया। ठीक है, अगला देखिए नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख कब मिलता है? तो एक राष्ट्रकूट के राजा थे दंतीदुर्ग का आज भी एक दानपत्र था जिसका नाम था शामांगड दानपत्र। क्या नाम था? शामांगड दानपत्र। उस पर ये नागरी लिपि लिखा हुआ है। ये जो दानपत्र था उस पर नागरी लिपि में लेख लिखा हुआ है। आज भी देखिए ना, आप किसी मंदिर वगैरह के पास जाइए तो वहाँ पर जो लोग दान दिए रहते हैं उसका नाम लिखा हुआ होता है। तो राजा दंतीदुर्ग जो राजा थे उनके द्वारा जो दानपत्र दिया गया उस पर नागरी लिपि में लेख लिखा गया है। अब देखिए दंतीदुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की क्या करी थी? नींव डाली थी। ये ऐतिहासिक बात है। 9वीं सदी में अमोघवर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुए। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कब अमोघवर्ष एक विख्यात राजा हुआ राष्ट्रकूट वंश में? तो आप बताना 9वीं सदी में। आगे देखिए विद्यार्थी, अमोघवर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी
कहाँ माँ ने खेत की नींव डाली थी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माँ ने खेत राजधानी की नींव किसने डाली, तो आप बताओगे अमोघ वर्ष। अगला है, इन्हीं के शासनकाल में, अमोघ वर्ष के शासनकाल में एक गणितज्ञ हुए। इस गणितज्ञ का नाम क्या रहा, महावीराचार्य। 1850 ईस्वी में गणित सार संग्रह लिखा। क्या लिखा, गणित सार संग्रह लिखा। विद्यार्थी अगर आप इसे अच्छा से याद कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव तो नहीं छूटेगा। थोड़ा सा और प्यार प्रयास करते हैं आप, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें का बना पाएंगे। मेरा आपको सलाह है कि वीडियो देख लेने के बाद अब एक बार आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें जरूर। अगला है, अल बरेनु, इसे थोड़ा उच्चारण करने में मुझे कठिनाई हो रही है। अल बरी अल बेरूनी ने अपने ग्रंथ में मालवा का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है, मालवा में देखिए यहाँ पर एक क्या बात है, मालवा एक जगह है। क्या है विद्यार्थी, जगह है। वहाँ पर इन्होंने नागर लिपि का इस्तेमाल किया है। कौन, अल-बेरूनी जो था किताब लिखा है 1030 में, तो मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता था। ये मैंने बताया है ना, एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं स्पष्ट रूप से अभी नहीं बता पा रहा हूँ, एक बार अच्छा से आप समझिए कि अल-बेरूनी एक विदेशी यात्री था। कौन था, विदेशी यात्री था। उन्होंने 1030 में किताब लिखा। क्या लिखा, 1030 में किताब लिखा और बताया कि मालवा नामक जो जगह था वहाँ पर किसका प्रयोग होता था, तो नागर लिपि का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था विद्यार्थी, नागर लिपि का। ठीक है, इसीलिए ये समझ गए आप। और इस यहाँ पर ये भी बताने का प्रयास हुआ है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़े नगर से संबंधित हो सकता है, इसीलिए इसका नाम नागरी हो गया। आगे देखिए, ये एक चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का राजा था, जिसे देव के नाम से भी जानते हैं। विक्रम द्वितीय को भी देव के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसे नागरी से क्या हो गया, ये देवनागरी हो गया। यहाँ पर गुणाकर मूल्य तर्क देकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, 14वीं पंद्रहवीं सदी विजयनगर शासक ने इसे नंदी नागरी कहा। जो विजयनगर का शासक था इसे क्या कहा, नंदी नागरी कहा। आगे देखिए विद्यार्थी, 8वीं 11वीं सदी में एक सार्वदेशिक लिपि होगी। सार्वदेशिक लिपि का मतलब पूरे देश में मान्य थी। देखिए, एक हिंदी के आदि कवि रहे हैं सरहदपाद के दोहा कोश, जो आपको 10वीं 11वीं सदी में मिली है, वो हस्तलिखित था। उसमें वो भी किससे संबंधित है, देवनागरी से ही संबंधित है। बोलिए, देखिए विद्यार्थी, नागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपत्र। कब लिखा गया ताम्रपत्र, 1060 में लिखा गया। ठीक है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आपसे भी पूछा जा सकता है। देखिए, वहाँ पर भी ये जो गोमटेश्वर की मूर्ति है, कहाँ, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, वहाँ पर कुछ लेख लिखे गए हैं। ठीक है, इस मंदिर से संबंधित या अन्य कोई जानकारियाँ, वो सब किस में लिखे गए हैं, तो देवनागरी में ही लिखे गए हैं। तो कर्नाटक प्रदेश का बेलगोल नामक स्थान जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि श्रवण बेलगोल क्या है, तो जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और वहाँ पर एक प्रतिमा है, किसका है, गोमटेश्वर का, बहुत विशाल प्रतिमा है। आगे देखिए, देवनागरी के यादव राजाओं ने के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर गुणाकर मूल्य यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिकांश भारत के लगभग सभी कोनों के राजाओं महाराजाओं का उल्लेख कर रहे हैं, और उसके ताम्रपत्र को लेकर, उसके अभिलेखों को लेकर कि उनके जो अभिलेख और ताम्रपत्र होते थे, अधिकांश किसके होते थे, कौन सा अक्षर पर लिखे किस लिपि में लिखे गए होते थे, तो देवनागरी लिपि में लिखे गए होते थे। आगे देखिए, यादव राजा रामचंद्र के ताम्रपत्र में ओ की मात्रा अक्षरों के बाईं ओर है। किधर है, बाईं ओर है। यहाँ उत्तर भारत में, जब से लास्ट वाला देखेंगे आप, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों के लेख किस में मिले हैं, तो नागरी लिपि में मिले हैं। देखिए, एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो देखिए गुर्जर प्रतिहार ये बाहर से आए हुए लोग थे। ठीक है, यहीं पर आके वो रह गए।
ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अपना अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए, ठीक है ना। और इन्होंने, मिहिर भोज ने तो ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि यानी संस्कृत में ही है उनका। प्रशस्ति मतलब जिसमें राजाओं का बड़ाई वगैरह किया जाता था, प्रशस्ति मतलब जिसमें राजाओं का बड़ाई किया जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो ये गुर्जर प्रतिहार बाहरी लोग थे, बाहर से आए हुए थे, ठीक है। अब देखिए मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, अब देखिए विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, जो मिहिर भोज था उसी ग्वालियर प्रशस्ति मतलब जिसमें राजाओं का बड़ाई खुशामद किया गया है, वो 840 की बात हो रही है। तो ये किस लिपि में है, तो नागरी लिपि में है। अब यहाँ देखिए, धारा नगरी का परमार शासक भोज, आपने भोज का जरूर नाम सुना होगा, वही भोज पे बहुत सारे मुहावरे हैं, ठीक है। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है। विद्यानुराग, विद्या से प्रेम। अगला है, देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदू राजाओं के साथ साथ इस्लामी राजाओं ने भी किया है। तो विद्यार्थी आप इसमें जान पाए कि देवनागरी लिपि का क्या इतिहास है। फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा, इसे हम देवनागरी के नाम से बोलें या नागरी के, तो आप इसे देवनागरी के नाम से बोलें। किस नाम से बोलें, देवनागरी के नाम से। एक बार आप इस टेक्स्ट को जरूर पढ़ें, फिर मेरा वीडियो देखें। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू।